1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। हैदर अली ने किया था और हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों के मदद से किया था। फ्रांसीसियों के मदद से किया था। फ्रांसीसियों के मदद से। ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुआ था? सिराजुद्दौला के समय। सिराजुद्दौला के समय। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है और किस संधि के तहत समाप्त हुए हैं? इसमें एक प्रश्न आपके बिहार एसआई एग्जाम 126 पोस्ट एक्साइज प्रीलिम्स में पूछा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई है? इसमें एक पूछा हुआ है। देखिए, अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो 1767 से 69। इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुई है। मद्रास की संधि के तहत हुई है। मद्रास की संधि के तहत हुई है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के तहत हुई है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुई है। श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुई है। और फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। और इस युद्ध की समाप्ति कोई संधि के तहत नहीं हुई है, बल्कि इस युद्ध के बाद मैसूर को अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है यह 1792 में हुई है। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ही अंग्रेजों को जीत मिली थी। और जब कॉर्नवालिस के नेतृत्व में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिली थी, तो कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जब आप भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ते हैं तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर में स्थित विशाल मैदान। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, जब आप प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं तब भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होता है। भारत में जितने भी चट्टान है, सभी चट्टानों में अगर देखा जाए तो भारत का जो प्राथमिक और मूल चट्टान है, भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान है आर्कियन क्रम का चट्टान। आर्कियन क्रम का चट्टान कहा जाता है कि आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, अपर्दन का मतलब टूट फूट, निक्षेपण का मतलब जमा होना। जब आर्कियन क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो धारबार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और धारबार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उससे कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, यानी AD के भी, यानी 3 4 1 2। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ है? क्रीटेशियस युग में। क्रीटेशियस युग में। क्रीटेशियस युग में। क्रीटेशियस युग में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। देखिए क्या था जानते हैं? जैसे आज से करोड़ों वर्ष पहले सब स्थलखंड यानी सब महादेश आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जाकर उसमें विखंडन होना शुरू हुआ। तो आज से करोड़ों वर्ष पहले जब सभी स्थलखंड आपस में जुड़ा हुआ था तो उसे नाम दिया गया था पेंजिया।
और पेंजिया में जब विखंडन हुआ, यानी पेंजिया में जब टूट फूट हुआ, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बना। अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया महादेश आता है। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच की जलराशि को क्या कहा गया है? यानी पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच जो जलीय भाग था उसे कहा गया तेथीज सागर। तेथीज सागर, तेथीज सागर। कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? खनिज संसाधन, खनिज संसाधन मतलब क्या? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, ये सब खनिज संसाधन। तो कौन ऐसा चट्टान है जो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न है? तो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न है धारवाड़ क्रम का चट्टान। धारवाड़ क्रम का चट्टान। और भारत में जहां पर भी धारवाड़ क्रम का चट्टान है वहां पर सोना, चांदी ये सब मिलेगा। या बिहार राज्य में जहां पर भी धारवाड़ क्रम का चट्टान है वहां पर सोना चांदी मिलेगा। जैसे जमुई, नवादा जैसे जिला में धारवाड़ क्रम का चट्टान है तो वहां पर सोना चांदी मिलने की संभावना है और जमुई से मिला भी है। कर्नाटक में धारवाड़ क्रम का चट्टान है तो कर्नाटक में सोना का बहुत सारा खान है, समझ गए? तो धारवाड़ क्रम का चट्टान। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, महाद्वीपीय, महाद्वीप या महादेश एक ही बात न होता है। महाद्वीप या महादेश अपनी उत्पत्ति स्थल से खिसका है अपने अपने स्थान से। तो एक भूगोल बेता हुए अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ही जो है आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। सब जगह भारत का मानचित्र लगा दिया। हे 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 पढ़ता उड़ता नहीं है जी तुम, है? कुछ नहीं समझ में आता है। मतलब ये सबको पूरा पढ़े लिखे में फ्री किए हुए हैं। आधा दिन काम करता, आधा दिन मोबाइल चलाता है जी। मोबाइल छीन ले, सुनना है बढ़िया मत, बढ़िया थोड़े लगता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले, नीले ने निकले, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता? आग्नेय, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान जो है यह भी अपने आप में मूल चट्टान है, मूल चट्टान है यह। भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी चट्टान की अगर हम लोग बात करें तो आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान। और अगर भारत का सबसे नवीनतम यानी नया चट्टान के है तो गोंडवाना क्रम का चट्टान। और जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है ना जी, गोंडवाना क्रम का चट्टान अगर देखा जाए तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत तथा विश्व का वैसा कोई भी भूभाग जहां पर गोंडवाना क्रम का चट्टान है वहां पर कोयला होगा। भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमुकीय सेल समूह किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना क्रम का चट्टान, गोंडवाना। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है जानते हैं? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जैसे भारत पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ। तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है 106 किलोमीटर। इसके बाद भूटान के साथ 699 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान के साथ
3323 किलोमीटर, इसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, और इसके बाद बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, यही होगा। आगे बढ़ना जाए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। उन्नीस के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए, जैसे आज लोकसभा है, राज्यसभा है ना? केंद्रीय स्तर पर लोकसभा है और राज्यसभा, राज्य स्तर पर विधानसभा है और विधान परिषद। केंद्रीय स्तर पर विधायिका के 2 सदन होंगे। ये प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में किए गए। मतलब भारत में लोकसभा राज्यसभा होंगे, ये प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में किए गए। फिर राज्य स्तर पर राज्य विधायिका के 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद होंगे। ये प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। अब आप देखिएगा कि जैसे आज लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में वर्तमान में तो 543 को सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन पहले 543 निर्वाचित सदस्य, 2 मनोनीत होता था। राज्यसभा में 245 में से 233 निर्वाचित और 12 को मनोनीत सदस्य होता था। तो अब 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान था? एक तो पहली बात यह है कि जैसे आज लोकसभा में 543 को सदस्य है, वैसे ही पहले लोकसभा के स्थान पर केंद्रीय विधानसभा होता था। इसमें सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 145। 145 में से 101 को निर्वाचित होता था। बाद बाकी बच कितना रहा है? 44 को होता था मनोनीत। तो केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित होने का जो प्रावधान किया गया था 101 सीटों पर। 101 सीटों पर आंसर हो जाएगा 101। अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा अगस्त 1917 में आया है और यह घोषणा इस समय के भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था और अगस्त घोषणा में ही यह घोषणा किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य यह है कि धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करे। और इसी अगस्त घोषणा को लेकर पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में 1918 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी है। वही कांग्रेस में पहली बार फूट 1907 में पड़ी है। मैकडोनाल्ड अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 यह घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यह घोषणा किया गया था और इस घोषणा के तहत दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया है और यह प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा रखा गया है, लेकिन कांग्रेस ने कहा यह लॉलीपॉप है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, नहीं मानेंगे हम। वेवेल योजना 1945 लॉर्ड वेवेल, वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा यह योजना रखी गई है। तो इसका क्रम हो जाएगा 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1 अप्रैल 1935।
के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यानी गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसमें एक भारतीय सदस्य को शामिल किए जाने का प्रावधान कौन अधिनियम में किया गया था? यह प्रावधान 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था और इस अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। भारत की विधायिका में शामिल है केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। और राज्य परिषद, यही केंद्रीय विधानसभा आज लोकसभा कहलाता है और यही राज्य परिषद आज राज्यसभा कहलाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। 1935। वही राज्य में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई है और राज्य में द्वैत शासन की समाप्ति 1935 के तहत हुई है और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत 1935। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? महिलाओं को, देखिए, किसी भी देश में प्रारंभ में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। भारत में भी प्रारंभ में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया और पहली बार भारत में चुनाव में महिला मतदान कब की है जानते हैं? 1926 में। 1926 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया है? यह आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली की शुरुआत 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया है। अब यहां पर प्रश्न यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली क्या है? संप्रदाय का मतलब धर्म, निर्वाचन का मतलब चुनाव, मतलब अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग चुनाव। तो पहली बार मुसलमानों के लिए अलग चुनाव का प्रावधान 1909 में किया गया था और वहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई मानी जाती है और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रणेता माना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। यह भी आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई है? 1919 के तहत। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वह कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड करवाया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? रॉलेक्ट एक्ट 1919। रॉलेक्ट एक्ट 1919 के तहत। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की है? भारतीय सांविधिक आयोग कहिए या साइमन आयोग कहिए, बात बराबर है। तो साइमन आयोग या भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किया था सर जॉन साइमन ने। सर जॉन साइमन ने। और यह भारतीय सांविधिक आयोग या साइमन आयोग 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, जिस वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है और इसमें सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी वजह से जब साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ तो साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया गया और साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। और साइमन कमीशन आयोग में जो 7 सदस्य थे उसमें सर जॉन साइमन हो गए, लेन फैक्स हो गए, केडेगन हो गए, ये सब जो है 7 सदस्य में शामिल था।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935। 1935 के अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, मतलब लागू किया गया। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश अधिनियम के अंतर्गत की गई है? 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और इस प्रावधान के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई है, और आजादी के बाद यही संघीय न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट कहलाया, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहलाया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। और यह योजना 3 जून 1947 को आई है, 3 जून 1947 को आई है, समझ गए? और इसी वजह से इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है, 3 जून की योजना भी कहा जाता है। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट कौन सा है? कंचनजंगा। कहां है ये? सिक्किम में। यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया? ताजमहल ना, ताजमहल भी है, आगरा का किला भी है, अजंता भी है, हाँ समझ गए, ये सब है। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइट है? वर्तमान स्थिति तक यूनेस्को में शामिल भारत के टोटल 43 स्थल है, 43 साइट है, 43। और यूनेस्को में सबसे ज्यादा साइट्स किस देश के शामिल है? इटली के शामिल है, इटली के। कितना? 59, 60 हो गया, हाँ, इटली का सबसे ज्यादा स्थल शामिल है। तो 39वीं धरोहर कौन सी है भारत की? 40वीं कौन सी है? 41वीं कौन सी है? 42वीं कौन सी है? और 43वीं कौन सी है? 39वीं है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर है, यह तेलंगाना में शिव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। 40वां है धोलावीरा, गुजरात में है। 41वां है शांति निकेतन, यह है पश्चिम बंगाल में। और 42वां है होयसल, हाँ वही कर्नाटक में है। और 43वां है असम का मोईदम, असम में है। असम में एक अहोम वन शासन करता था ना, उसी का पूरा स्थल है मोईदम, समझ गए? जो कि 43वां धरोहर स्थल है भारत का, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आगे होमवर्क दीजिए, होमवर्क बढ़ाते हैं।